हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर रहीम। आई एम अपनाने क्लास 8 फुटप्रिंट्स बुक का चैप्टर नंबर 14 हिस्ट्री का 4 यहाँ 14 गलती से लिख दिया मैंने, है ना। ट्राइबल सोसाइटीज एंड कॉलोनियल स्टेट के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज। तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर इन वन वर्ड कर लेते हैं। अगर आपने मेरे इस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में, प्लेलिस्ट में जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, तो फिर और अगर आपको ये वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझना भी है ना, क्वेश्चन आंसर को, ताकि याद भी हो जाए। सच में मैं कह रहा हूँ, अगर अच्छे से समझ लियो ना तो याद भी हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये वीडियो पूरी ध्यान से सब्र से देखनी होगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, वीडियो पूरी देखना ताकि अच्छे से समझ आते हैं। व्हाट डिड द खोंद कलेक्ट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट? खोंद ने फॉरेस्ट से क्या क्या लिया? द खोंस कलेक्टेड ऑल द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दैट दे कैन यूज that can be used for their need from the forest। इसका मतलब ये है कि खोंद ने वो सारी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लिए जो जो वो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए यूज कर सकते थे। सिंपल है। नेम दी पेस्टोरलिस्ट ट्राइब्स। दो पेस्टोरलिस्ट के पेस्टोरलिस्ट मैंने क्या बताया था आपको चैप्टर में? मैंने बताया था जो ट्राइबल पीपल अपने शीप या फिर किसी और एनिमल को जो उनको अपने साथ साथ लेके चलते हैं, हमेशा यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, कोई उनका परफेक्ट ठिकाना नहीं, कोई मकान नहीं है उनके पास, है ना। तो फिर उनको हम क्या कहते हैं? पेस्टोरलिस्ट। वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब एंड गद्दीज ऑफ कुल्लू आर द नेम्स ऑफ टू पेस्टोरलिस्ट ट्राइब्स। वन गुज्जर ऑफ पंजाब एंड गद्दीज ऑफ कुल्लू, दोनों याद रख लेने अच्छे से ताकि आराम से याद हो जाए। What did agricultural laborers and workers became bonded laborers? कि एग्रीकल्चरल लेबर्स और हमारे वर्कर्स थे वो बॉन्डेड लेबर्स कैसे बने? When tribal people were given with loans and the tribal people were unable, आगे के पेज में जाते हैं, to pay the high interest of loan, then they were made bonded laborers so that they can pay loan by working for the loan merchants। अब बॉन्डेड लेबर्स कौन थे? बॉन्डेड लेबर्स हम उन लेबर्स को कहते हैं जो अपनी मर्जी से कहीं काम नहीं करते, उनसे ज़बरदस्ती वहाँ काम करवाया जाता है, वो भी कम दामों पर, है ना। अब क्या होता था कि अब हमारे जो ट्राइबल पीपल से बेचारे से इनोसेंट से, उनके वहाँ कैश इकोनॉमी का सिस्टम आया, उनको अब पैसों के बारे में ज़्यादा समझ थी नहीं, है ना। तो फिर अब उनके पास जब पैसे होते नहीं थे तो उनको कहा जाता था कि तुम जाके मर्चेंट से पैसे लो। अब जब उनके पास पैसे मान लो अब वो पैसे देंगे ना तो हाई इंटरेस्ट पे देते थे कि अगर आपने इतना पैसे लिए हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा, जितना लेट आप दोगे उतना ज़्यादा पैसे बढ़ते जाएंगे आपको देने के लिए, है ना। फिर अब हमारे बेचारे ट्राइबल पीपल के पास इतने पैसे आ नहीं पाते थे, उस वजह से मर्चेंट उनको कहते थे कि अब तुमने पैसे नहीं दिए हैं, अब तुमको मेरे लिए काम करना होगा, अब तुम मेरे खेत पे काम करोगे और वो भी बिना पैसे के, कम पैसों के साथ, या फिर, है ना, ऐसे करते थे मर्चेंट। कितने बुरे थे ना। हाँ, आगे। वाई वर ट्राइबल कम्युनिटीज मेड टू सरेंडर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड बाय द ब्रिटिशर्स? अब जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी इनको लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड सरेंडर क्यों करने पड़े ब्रिटिशर्स के सामने? व्हेन द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर दैट द कंपनी नीडेड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड फॉर दैट पर्पस ट्राइबल कम्युनिटीज वर मेड टू सरेंडर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय द ब्रिटिशर्स। अब क्या हुआ कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके लिए कंपनी को चाहिए था लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड चाहिए, बल्कि ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए थी उनको, है ना। एंड फॉर दैट पर्पस ट्राइबल कम्युनिटीज वर मेड टू सरेंडर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय द ब्रिटिशर्स। और फिर उन्होंने उन पर ज़बरदस्ती की, छीन लिया उनसे, धोखा दिया उनको, और वो छीन लिया उनसे ज़मीनें। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या था कि मतलब कि जो हमारी नीड के लिए क्रॉप्स हैं वो ना उगाएं, हमें फोर्स किया जाए कि हम लोग जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको उगाएं, ठीक है। What effect did the colonial changes had on tribal family life? अब colonial changes का ट्राइबल फैमिली की लाइफ पर कैसे असर पड़ा बताता हूँ। Colonial changes had many effects on tribal family life, such as survival of joint family was not so easy. Half of the family members were laborers and half were agriculturists. Many of the family members had to find
any other forest or place for survival and etc. अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ा फॉरेस्ट फैमिली लाइफ पर। कैसे असर पड़ा? जो इन लोगों ने अब सर्वाइवल था ना जो फॉरेस्ट फैमिली लाइफ का, वो इजी नहीं रखा, है ना। आधे फैमिली के मेंबर्स लेबर्स की तरह काम करते थे जाके ब्रिटिशर्स के पास या फिर किसी और सिटी में जाके, है ना, और आधे फैमिली मेंबर्स एग्रीकल्चरिस्ट थे, है ना। अब दोनों पे उन लोगों ने दबाव डाल रखा था, है ना। तो फिर हमारी फैमिली टूट गई, है ना, उनमें दरारें आ गई, है ना। आधे फैमिली मेंबर्स को किसी और फॉरेस्ट में जाना पड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट एक्ट उन्होंने रिलीज़ किए, है ना। उसी तरह उनको आधे फैमिली मेंबर्स कहीं और जगह रहने लगे और आधे उसी जंगल में रहने लगे। आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हमें आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। एक्सप्लेन हाउ ट्राइबल हंटर गैदरर्स डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। मतलब कि जो हमारे ट्राइबल हंटर और गैदरर्स थे वो फॉरेस्ट के ऊपर कैसे डिपेंड करते थे। अब आंसर बड़ा सही है इसका। एज ऑल द हंटर गैदरर्स यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा, सॉरी मैंने। एज ऑल द हंटर गैदरर्स were living in forests, so it's natural that they get all their needs from forest, and they were totally dependent for all their needs from forest or forest products, as they don't have any other place sorry यार ये क्या हो रहा है, place where they can satisfy their needs। इस आंसर का साफ साफ ये मतलब है कि जो फॉरेस्ट हंटर और गैदरर्स थे ये तो अब अगर फॉरेस्ट में रहते तो नेचुरल है कि उन्हें सारी नीड्स फॉरेस्ट से ही पूरी करते होंगे, तो टोटली डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पे, है ना। और क्योंकि उनके पास कोई और साधन भी नहीं था जहाँ पर वो जाके वो ले सकें, अपनी नीड्स पूरी कर सकें, तो फॉरेस्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना। आगे वट वर्क डिड द ट्राइबल पीपल डू व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस रैन लो। कौन कौन सा वर्क ट्राइबल पीपल करते थे जब उनकी सप्लाईज फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कम हो जाती थी, रैन लो, किसी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या फिर किसी और कारण से। व्हेन द सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट रैन लो द ट्राइबल पीपल हैड टू फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फूड। Whenever the problem comes, the tribal people move to the mainstream cities and work there to earn their livelihood. And when the forest produce were regenerated, they came back to their home. सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे फॉरेस्ट सप्लाईज ख़त्म हो जाती थी, है ना, तो ट्राइबल पीपल को अब वहाँ जंगल में रहकर उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनको प्रॉब्लम होती थी फूड रिलेटेड। तो उन लोगों ने क्या करना, उन लोगों ने चले जाना मेन स्ट्रीम सिटीज़ में, है ना, और वहाँ उन्होंने कोई भी काम करके अपना मतलब कि उन्होंने कोई भी काम करके, जैसे कि जो भी उनके लिए सूटेबल हो वो काम करके उन्होंने अपना ज़िंदगी थोड़े टाइम के लिए वहाँ बितानी। और जैसे ही फॉरेस्ट प्रोड्यूस रीजनरेट हो जाते थे, मतलब कि फिर से वहाँ पर फल आने लगते थे, फूल आने लगते थे, पेड़ उगने लग जाते थे, है ना, वैसे ही वो वापस आके अपने होम में आ जाते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, हु वर दीकूज, विच डेवलपमेंट लेड टू देयर राइज। अब दीकूज कौन थे और कौन सी डेवलपमेंट ने उनको बढ़ने में हेल्प की। द नॉन ट्राइबल एंड फॉरनर पीपल हु केम टू ट्राइबल सोसाइटीज फॉर देयर प्रॉफिट वर कॉल्ड दीकूज। बाय ट्राइबल, ओ सॉरी यार ये क्या रखा है, इसको जरा मैं सीधा तो कर दूं। आगे है, ओ नो पीछे तो ये सॉरी, हाँ, बाय ट्राइबल पीपल when forest land was snatched by foreigners from tribal people, the tribal people ran out of resources, and for buying resources they need money, which was given to them on high interest, and that's how the Kus trapped tribal people and kept them as bonded laborers for their profit। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे ही फॉरेनर आए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब फॉरेनर्स को डीकूज कहा जाता है, जो भी नॉन ट्राइबल है ना उसको ट्राइबल लोग डीकूज कहते थे, है ना, जो ट्राइब का हिस्सा नहीं है या फिर किसी और ट्राइब में भी नहीं है, मतलब कि जो सिविलाइज लोग थे उनको वो डीकू कहेंगे, है ना। अब नॉर्मल सिविलाइज लोग का तो ट्राइबल से कोई मतलब नहीं था, है ना। वहाँ आते थे मर्चेंट्स, है ना, और ब्रिटिशर्स।
अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो जब आए उन्होंने जो हमारे बेचारे ट्राइबल पीपल है उनका लैंड छीन लिया ना, है ना। अब हमारे ट्राइबल पीपल के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कमाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करें, है ना। तो फॉरेनर्स ने कहा अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, हम तुम पे एक एहसान करते हैं, तुम्हें एक आइडिया देते हैं, तुम लोग जाओ मर्चेंट्स के पास और उनसे लोन ले लो, फिर कुछ काम धंधा करके उस लोन को चुका देना, है ना। अब ट्राइबल पीपल को लगा चलो यही कर देते हैं, है ना। फिर ट्राइबल पीपल गए मर्चेंट्स के पास, उन्होंने लोन तो ले लिया, लेकिन फिर मर्चेंट्स ने किया उनके साथ धोखा, उन्होंने इंटरेस्ट हाई रख लिया। अब इंटरेस्ट तो हर साल चुकाना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आधे लोन का तो इंटरेस्ट लोन से भी बढ़ जाता है, ट्रिपल या फिर 4x हो जाता था, है ना। तो फिर अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अब जब हमारे ट्राइबल पीपल इसको अनेबल थे पे करने पे, तो दीगूज ने कहा कि रुको, तुम लोग कहीं और से पैसे मत इकट्ठा करो, एक काम करो, हम मेरे पास जो फार्म है ना, तुम उसी में काम करो, मैं तुम्हें सैलरी भी दे दूंगा और जो तुम्हारा लोन है मैं उसमें से काट लूँगा, है ना। तो फिर ऐसे करके उनको बॉन्डेड लेबर्स बना दिया दीगूज ने, और इस वजह से हमारे ट्राइबल पीपल बेचारे बहुत दुख में रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली डिस्क्राइब द कोल रिवॉल्ट। कोल रिवॉल्ट को ब्रीफली डिस्क्राइब करो। The coal revolt is a revolt started by a group of tribal people known as कोल। अब जो ट्राइबल का एक ग्रुप था उसका नाम था कोल, उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। They didn't wanted that any non-tribal human enter their community। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जो ट्राइबल इंसान नहीं है वो उनकी कम्युनिटी में एंटर करे, है ना। बट कंटिन्यूस ट्राइंग ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब कि अब ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे वो टैक्स लेना चाहते थे, तो वो बार बार ट्राई कर रहे थे कि वो एंटर करें कोल के ट्राइब में, है ना। लेड टू द रिवॉल्ट विच वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इससे रिवॉल्ट छिड़ा जो ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया, मतलब कि उसको सप्रेस कर दिया उन्होंने, ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया उसको और उसको दबा दिया, उन लोगों को कुछ ऐसे मजबूर कर दिया कि वो लोग रिवॉल्ट ना करें आगे, है ना। बट लेटर व्हेन मुंडा ट्राइब लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, है ना। लेकिन बाद में जब मुंडा ट्राइब ने एक रिवॉल्ट लड़ा ब्रिटिश के खिलाफ, है ना, वो तो जो हमारे कोल पीपल थे सपोर्ट किया उन्होंने उस रिवॉल्ट को, और इसकी वजह से हाई डिस्ट्रक्शन हुई। इट वॉज अगेन बट फिर भाई वो फिर से सप्रेस हो गया रिवॉल्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास थी ताकत, उनके पास बंदूकें थी, तो तलवार उनके सामने क्या करेगी, तलवार तो उन तक पहुँचते पहुँचते बंदूक फाड़ चुकी होगी इंसान को, है ना। वाई डिड द खासी रिवॉल्ट, है ना, वट वॉज इट्स आउटकम, है ना। वाई डिड द खासी रिवॉल्ट, इसका मतलब ये है खासी रिवॉल्ट हुआ क्यों, है ना। वट वॉज इट्स आउटकम, और उसके आउटकम क्या थे, उसके रिजल्ट क्या थे। When the British got Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha, they wanted to get more revenue, so they decided to build a road connecting Brahmaputra and Surma Valley. But the problem was that the Khasi tribe was in between the path, and Khasi tribe thought the Britishers were aiming to attack them, so to protect themselves, they started the Khasi revolt. ये तो ब्रीथ बोल, which continued for 4 years, and the outcomes were first, many Britishers and tribal people were killed, many of the European settlements were burned, the constructors of the road were killed. At last the revolt was suppressed and the British supremacy was established in the region. वो कितना मस्त ना, भूतिया खाने की तरफ। अच्छा है, मज़ा आया सुनने में, आपको आया मज़ा आया तो कमेंट कर देना, है ना। ये भी लिख देना आई अंडरस्टूड, है ना। तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको, है ना। जब ब्रिटिशर्स को मिले दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो चाहते थे ताकि वो रेवेन्यू ले सके, है ना। वो चाहते थे कि वो और ज़्यादा रेवेन्यू ले सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना रेवेन्यू ले सके। तो उन्होंने सोचा कि वो एक रोड बनाएंगे
ब्रह्मपुत्रा से लेकर सूरमा वैली तक। अब रोड से वो रेवेन्यू कैसे लेंगे? अब जो भी उस रोड पे चलेगा या फिर गाड़ी भी चलाएगा ना, बीच में एक टोल प्लाजा खड़ा कर देंगे और उससे रेवेन्यू लेंगे। समझ आया? हाँ, टोल प्लाजा क्या होता है पापा से पूछना, मजा आएगा, या फिर मम्मा से पूछ लेना, जिसको पता होगा उससे पूछ लेना, है ना। आगे है अब जो हमारे क्या थे कि खासी पीपल थे, उनको लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते हैं हम उन पे अटैक करना और उनकी ज़मीन हड़प लेना। तो खुद को इससे बचाने के लिए उन्होंने एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया, है ना, जिसने सरप्राइज कर दिया ब्रिटिशर्स को, है ना। और ये रिवॉल्ट 4 सालों तक चला, 4 सालों तक, सोच सकते हो आप, है ना। उसके आउटकम्स क्या क्या थे, मतलब इसके रिजल्ट क्या क्या थे? बहुत सारे ब्रिटिशर्स और ट्राइबल पीपल मर चुके थे, है ना। बहुत सारी यूरोपियन सेटलमेंट्स का मतलब जो यूरोपियन पीपल इंडिया में आके वहाँ पर उन्होंने अपने घर बनाए हैं, वो उनको कहेंगे हम लोग यूरोपियन सेटलमेंट्स, वो बर्न्ड, जला दी गई, है ना। दी कंस्ट्रक्टर्स ऑफ रोड वो किल्ड, जो रोड को बना रहे थे लोग, मतलब कि मजदूर लगे हुए थे, उनको भी मार दिया गया, है ना। एट लास्ट द रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड, अंत में वो रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया, है ना। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी सुपरमेसी एस्टैब्लिश कर दी रीजन में, क्योंकि अब उन्होंने इतने तगड़े खासी पीपलों को हरा दिया तो बाकी नॉर्मल पीपल उनके सामने क्या ही कर लेंगे, है ना। जंगलियों को हरा दिया तो हमारे ये शरीफ से ना समझ से पीपल क्या कर लेंगे, है ना। हाँ, आगे आता है हमारा क्वेश्चन आंसर्स इन डिटेल, तो पढ़ लेते हैं। इन व्हाट वेज डिड द ट्राइबल कम्युनिटीज अर्न अ लिविंग, एक्सप्लेन फुल्ली, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ आपको ये आंसर दिखाने से अच्छा मैं समझा ही देता हूँ, है ना, समझाना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ, फिर आपको उसको इंग्लिश में लिख लेना, या तो यहाँ पर सामने है, स्क्रीनशॉट खींच लो, बाद में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वीडियो को रोक लो, बड़ा करके देख लो, है ना, समझ आ गया। हाँ, तो अब यहाँ दिखा रखा है इन व्हाट वेज डिड ट्राइबल कम्युनिटीज अर्न लिविंग, है ना। अब जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो कैसे अपना लिविंग कमाती थी, वो कैसे जीती थी, है ना। तो जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज थी पहले जब ब्रिटिशर्स उनको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हुए थे उनके काम में, है ना, तो उन्होंने क्या करना, उनके आसपास जितना फॉरेस्ट एरिया है ना, उसमें जितने फल मिलने, फ्रूट्स मिलने, है ना, वेजिटेबल्स मिलनी, है ना, उनको जितना भी वुड मिलनी, है ना, उन्होंने इसको अपने नीड्स के लिए यूज़ करना। जितनी उनकी नीड होनी उन्होंने बस उतना ही लेना, उसको यूज़ करना, है ना। अब इसकी वजह से नेचुरल बैलेंस बना हुआ था, है ना। और मान लो कि कोई चीज़ एक के पास है दूसरे के पास नहीं है ना, तो पहला वाला क्या करेगा, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपना कुछ बेच देगा। तो मान लो कि एक के पास चावल है, एक के पास अनाज है ना। जो पहला वाला था उसके पास चावल थे, दूसरे के पास अनाज थे, पहले वाले ने अपने आधे चावल आधे अनाज के लिए दूसरे वाले को बेच दिए। ऐसे वो अपनी गुड्स की अदला बदली करते थे, है ना। लेकिन और कुछ सारे ट्राइबल पीपल ऐसे नहीं करते थे। कुछ ट्राइबल पीपल, जैसे मैंने आपको समझाया था, जब मुश्किल आई वो वहाँ चले गए लेबर्स की तरह काम करने के लिए मेन स्ट्रीम सिटीज में, है ना। ऐसे इनका बैलेंस था। लेकिन जब हम ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब ट्राइबल पीपल को उन्होंने इंट्रोड्यूस की कैश इकोनॉमी मतलब कि पैसों का व्यापार जो कैश के बेसिस पे हो, कि तुम मुझे 20 रुपये दो, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, है ना, ये करके, है ना। अब हमारे बेचारे ट्राइबल पीपल को कैश के बारे में समझ नहीं थी, लेकिन उनको फोर्स किया जाता था कि अगर आपको व्यापार करना है तो कैश में ही करना पड़ेगा। तो फिर इसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल थे, अब उनके पास तो इतना कैश था नहीं, तो उन्होंने मनी लैंडर से कैश लिया हाई इंटरेस्ट पे, जिसकी वजह से उनको बॉन्डेड लेबर्स की वजह से काम करना पड़ा। तो ऐसे तरीके से हमारे जो ट्राइबल पीपल थे वो अपना लिवलीहुड अपनाते थे। लेकिन जो ब्रिटिश वाला पार्ट है ना, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा था। यहाँ मैंने लिख रखा है, वो समझाने के लिए लिख रखा है, ज़रा उसके लिए लिख रखा, तो आपकी मर्जी, अब आप कैसे करो, है ना। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द ब्रिटिश इम्पैक्ट विद रिगार्ड है, सॉरी गलती से लिख दिया, इंसान को गलती होती है, रिगार्ड टू ट्राइबल लैंड सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर आ गया, कमर्शलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन टू कैश इकोनॉमी। अब मैं आपको गहराई से समझाने वाला हूँ दोस्तों,
तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और समझने के लिए तैयार हो जाओ। दिमाग की पेटी बांध लेना। हाँ, तो the British had a very large impact on tribal communities on the regards of इनके regards में land settlement. When the British didn't enter the tribal communities, the tribal people freely practiced jhum cultivation and with no restrictions. But when the Britishers entered the tribal communities for expansion of their territory, they wanted to take taxes from tribal communities. But because of jhum cultivation, the Britishers were not able to fix the tax and had to find the farmers again and again. So they decided to snatch the forest from tribal communities, as when they don't have land to go here and there, so where will they cultivate food? And as a result, the tribal people were not able to practice jhum cultivation. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्राइबल पीपल थे पहले झुम कल्टीवेशन का रास्ता अपनाते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा नाम पढ़ता नाम बाद पीछे से, जिसको वो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते थे। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होके एग्रीकल्चर करना, है ना। तो फिर अब जो हमारे इसकी वजह से जो अब जब ब्रिटिशर्स आए, अब आप तो जानते हो ब्रिटिशर्स कितने टैक्स के लालची थे, खासकर लैंड टैक्स के, है ना। तो अब उसको लेने के लिए, अब मान लो कि एक खेत है ना, मान लो जैसे कि एक क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा एक खेत होता है ना। तो फिर मान लो एक किसान यहाँ खेती कर रहा था, है ना। जब ब्रिटिशर्स को देखने आए, जगह फाइनलाइज की उन्होंने कि ऐसी जगह है ना, चलो इस पर इतना टैक्स रखेंगे, है ना। पहले तो ऐसा होता था कि नॉर्मल सिटीज़ में, है ना, वो वहीं रहता, उसको हर महीने उतना ही टैक्स भरना पड़ता, है ना। लेकिन अब जब झुम कल्टीवेशन हुई तो उसने 6 महीने यहाँ रहना, 6 महीने वहाँ रहना, 6 महीने अलग जगह रहना, है ना। इसकी वजह से बेचारे ब्रिटिशर्स कन्फ्यूज हो जाते थे, है ना। तो अब टैक्स लेने के लिए उन्होंने क्या किया, आधा फॉरेस्ट उनसे स्नैच कर लिया, है ना। अब इतना सारे ट्राइबल पीपल के लिए इतना फॉरेस्ट काफ़ी था एग्रीकल्चर करने के लिए, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि इधर ही एग्रीकल्चर करो, है ना। अब इसकी वजह से वो लोग इधर से उधर नहीं जा पाए, उनके लैंड परमानेंट हो गया कि आपका यही लैंड है। तो ब्रिटिशर्स को हुआ फ़ायदा और हमारे ट्राइबल पीपल को हुआ नुकसान। आगे यह मुड़ता क्यों है, ये एग्रीकल्चरल कमर्शलाइजेशन। एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन मतलब कि जब उन पर थोपा गया कि तुम्हें यही क्रॉप उगानी है, यही क्रॉप उगानी है। चलो देखते हैं क्या हुआ। When the Britishers were not entering the tribal communities, they practiced agriculture as they wanted. They grew what they needed. But when the Britishers introduced agricultural commercialization, the balance of economy of tribal people not remained more enough. They have to grow crops which they did not needed, and got very less price for that. The tribal people had to take loans from merchants at very high interest, and when they were unable to pay, they were forced to be bonded laborers. समझ आ गया? नहीं है तो मैं हूँ ना समझाने के लिए, चिंता मत करो दोस्तों। तो अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन, जैसे कि हमने इसको नॉर्मल सिटीज़ में भी पढ़ रखा है कि जब एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन हुई, बंगाल में रिवॉल्ट हुए, कितने ज़्यादा रिवॉल्ट हुए, है ना। हमें सब पढ़ चुका है, बंगाल में रिवॉल्ट हुआ, बिहार में रिवॉल्ट हुआ, है ना। कमर्शलाइजेशन ही बंद हो गई, इंडिगो कमर्शलाइजेशन, उसके बाद दूसरा भी कमर्शलाइजेशन था, ओपियम कमर्शलाइजेशन, कॉटन, जूट, सिल्क, अदर कमर्शलाइजेशन, है ना। इन सब की कमर्शलाइजेशन मतलब कि इन पर दबाव डाला गया कि तुम यही क्रॉप उगाओगे। तो अब फार्मर्स को उगाना होता था अनाज, अब खाते वो अनाज है, अब वो जाके कॉटन थोड़ी खाएंगे, नहीं खा सकते ना, कॉटन नहीं खा सकते, जूट भी नहीं खा सकते, है ना। तो अब वो करें क्या, अब उनको पैसे भी उसके लिए कम मिलते, ये भी नहीं कि वो ज़्यादा पैसे मिले तो वो खरीद के अपना अनाज खा लें। तो कमर्शलाइजेशन हुई, इसकी वजह से या उनको बॉन्डेड लेबर बनना पड़ा, या फिर उनको जाके किसी दूसरे शहर में जाके अपना काम कोई और ढूंढना पड़ा, तो मटका बना लो या तो कुछ और कर लो, है ना। आगे हमारा इंट्रोडक्शन टू कैश इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन टू कैश इकोनॉमी ऑल्सो had a great impact on the economy of tribal people, as at time they traded on goods, now they have to trade on cash, and they have to take loans at high interest from merchants
who trapped them and made them bonded laborers। ये मैंने आपको पहले समझा दिया, समझाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द ब्रिटिश क्लासिफाई द इंडियन फॉरेस्ट अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन फॉरेस्ट को कैसे फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कवर किया, ये मैं आपको ब्रीफली समझाने वाला हूँ। When the Britishers entered the tribal communities, they realized the value of forest and forest products such as wood, fruits and vegetables in order to trade with other countries on high rates, but the tribal people stopped them to do so. Then they decided to release various forest acts so that they can get the right to sell the forest products in other countries. Some of the forest acts were as follows, है ना। फोर्थ बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ब्रिटिशर्स ने एंटर किया ट्राइबल पीपल की कम्युनिटी में, उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट के अंदर तो बहुत बड़ी सही सही माल मिलता है, उनको टिम्बर वुड मिलती है, साल टीक बाकी पेड़ों से, जो बहुत ज़्यादा महंगी आती है ना, और बाकी कंट्रीज में भी इसका काफ़ी अच्छा दाम है ना। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फॉरेस्ट अपने नाम करवा लेते हैं, है ना, ताकि ये सारा हम लोग लें और बेच दें जाके, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्राइबल पीपल ने छेड़ा वहाँ रिवॉल्ट, है ना। तो इस बात से गुस्सा होकर उन्होंने क्या किया, बोल गया कि बंगाल हमारा, इस पर रूल हमारे। तो उन्होंने फॉरेस्ट पे एक्ट छोड़ दिया कि इतने लोग यहाँ रह सकते हैं, इतने लोग यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ कोई नहीं आ सकता, इस जगह पे सिर्फ हम काम करेंगे। ऐसे करके उन्होंने एक्ट छोड़ दिए, जिसका हमारे बेचारे ट्राइबल पीपल को मानना पड़ा। सम फॉरेस्ट, अब कौन कौन से एक्ट थे, सम फॉरेस्ट वर रिजर्व्ड एंड नो वन कैन गो इन देयर। कुछ फॉरेस्ट ऐसे थे जो रिजर्व्ड थे, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता था ट्राइबल पीपल। समझो मेरी बात, इनडायरेक्टली कह रहा हूँ कि वह ब्रिटिशर्स जा सकते थे लेकिन ट्राइबल पीपल नहीं जा सकते थे। ओनली 100 पीपल कैन लिव इन the forest and other have to go somewhere else। सिर्फ 100 people एक फॉरेस्ट में रह सकते थे लेकिन बाकियों को कहीं और जाना पड़ता था। No one was allowed to take same forest products। सम है यहाँ पर, है ना, और कोई अलाउड नहीं था कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको कोई अलाउड नहीं था लेने के लिए। यार फोटो थोड़ी अच्छी नहीं आई, देखो जरा, मैंने फिर से लेके फोटो नहीं ली, सॉरी यार, चलो अभी मैनेज कर लो, कुछ नहीं था। How did tribal group respond to the influx of the Dikus and British officials? Support your answer with a brief description of the Khonj revolt। इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है आंसर को, आप इसमें कर लेना, है ना। यहाँ पर आप पहले लिखना कि the tribal people revolted against the Dikus and British officials as they feared that British would snatch their land and rule on them। To be secure they started the revolt, है ना। फिर आपको लिखना है रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना। फिर आपको लिखना है वन ऑफ द रिवॉल्ट इज खोंद रिवॉल्ट इन, है ना। आगे आपको लिखना है विच हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश। फर्स्ट द ट्राइबल पीपल अटैक्ड द ऑफिस ऑफ MC Farson, then they forced him to release their chief and other Khondmen। This revolt resulted the British to enter the place to enter a peace settlement and give certain rights to Khons। समझ आ गया कितना अच्छा आंसर था, है ना। इसका मतलब ये है कि जो ट्राइबल पीपल थे वो उन्होंने रिवॉल्ट छेड़ा दिकुस के खिलाफ, क्योंकि उनको डर लगता था कि वो लोग उनका लैंड उनसे छीन लेंगे, है ना। इस डर से उन लोगों ने क्या किया, खासी जो खोंज लोग थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले MC Farson नाम का एक ऑफिसर था, उसके ऑफिस से पहले उन्होंने अटैक किया। फिर उसको कहा कि जो उनके ट्राइब के बाकी उन्होंने एवं ही पकड़ रखा था, उनके कुछ चीफ को या फिर और बाकी मैंस को, है ना, उन्होंने पहले उनको छुड़वाया, है ना। और इस रिवॉल्ट की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़ा पीस में आए, है ना, और उन्होंने कुछ राइट्स दे दिए खोंद पीपल को, है ना। आगे है व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द मुंडा रेबेलियन। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, मुंडा रेबेलियन को सपोर्ट किया था किसने, कोल ट्राइब ने, है ना, सपोर्ट किया था, है ना। देखते हैं मुंडा रेबेलियन के आउटकम क्या कहते हैं। द आउटकम ऑफ मुंडा रेबेलियन वर The rebellion led to the Chota Nagpur Tenancy Act of 1908, which tried to help the Mundas by banning
बेत बिगारी एंड अश्योरिंग लोकल कस्टमरी लैंड राइट्स टू देम। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो रेबेलियन था छोटा नागपुर, इसने क्या किया, अब ब्रिटिश को क्या करना पड़ा, एक एक्ट छोड़ना पड़ा जिसका नाम था छोटा नागपुर एक्ट ऑफ 1908, टेनेंसी एक्ट, है ना। इसमें क्या था, इसमें हेल्प कर रहे थे ब्रिटिशर्स मुंडा ट्राइब की, कि उन्होंने उस जगह पर बेत बिगारी को, मतलब बॉन्डेड लेबर्स वाले सिस्टम को बैन कर दिया, और उन्होंने उनको लोकल कस्टमरी लैंड राइट्स दिए, मतलब कि वो लोग लैंड खरीद भी सकते थे ब्रिटिशर से, उन्होंने उनको ऐसे राइट भी दिए। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू अटेंड टू ग्रीवियंसेस ऑफ द मुंडा, है ना। इसमें जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने अपॉइंट किए, कुछ लोगों को अपॉइंट किया ताकि वो जाके दुखड़े सुने मुंडा रेबेलियन के, उनके अंदर के जो लड़ाइयाँ होती हैं उनको सुने और फिर उनकी हेल्प करें। द मूवमेंट शोड दैट ट्राइबल पीपल tribal people had the capacity to protest against the injustice inflicted by the British government। इस रेबेलियन ने ये भी दिखा दिया सब लोगों को कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो भी किसी से कम नहीं, और उनके पास भी इतनी कैपेसिटी है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं इनजस्टिस के खिलाफ, मतलब कि जो कहते हैं ना अन्याय के खिलाफ, है ना, इन्फ्लिक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। The rebellion also contributed to the growing socio-religious consciousness in छोटा नागपुर, है ना। इस रेबेलियन के बाद जो मुंडा लोग थे ना, उन्होंने जो छोटा नागपुर के लोग थे, उन्होंने सोशो रिलीजियस, मतलब कि ट्राइबल पीपल ना, जो वहाँ के मेन स्ट्रीम सिटी के लोग थे ना, उनके साथ भी उन्होंने अपना थोड़ा सा मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया। 5th, बिरसा मुंडा केम टू बी इन identified with the aspiration of the tribal inspiring। अब मुंडा रेबेलियन को लीड कौन करता था, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा को लोग कहते थे कि इसका सुपर नेचुरल पावर्स हैं, है ना, और इसको आइडेंटिफाई, मतलब इसको लोग जानने लगे विद द एस्पिरेशन ऑफ द ट्राइबल, मतलब कि इसी की वजह से ट्राइबल पीपल इंस्पायर हुए और उन्होंने ये लड़ाई छोड़ी, है ना, विद सच रेबेलियंस इंस्पायरिंग अदर सच रेबेलियंस। और इसी की वजह से बहुत सारे अदर रेबेलियंस, मतलब कि दूसरी जंगें जो जंग हुई थी ना, है ना, बाकी जंगों को मिला कि हमें भी जंग लड़नी चाहिए, क्या पता हम भी जीत जाएं करके, है ना। आगे आते हैं बुक एक्सरसाइज पे। चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाय अनस्क्रैम्बलिंग द आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स। नॉन ट्राइबल मर्चेंट्स, मिडिलमैन एंड मनी लैंडर्स, है ना। अब नॉन ट्राइबल मतलब कि ट्राइबल नहीं है, तो ट्राइबल लोग उनको क्या कहेंगे, दी कूज। ए सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर्स प्रेवलेटेड अमंग द मुंडास। फोर्स्ड लेबर को हिंदी में क्या कहते थे वो लोग, बेत बेगारी। बिरसा मुंडा वॉज सपोर्टेड टू पोजेस दिस पावर्स। बिरसा मुंडा को लोग सोचते थे कि इसके पास ऐसी पावर्स है, कौन सी पावर्स, सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल मतलब कि जो नेचुरल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, मतलब कि भगवान की पावर्स है उसके पास, लोग उसको भगवान की नज़र से देखते थे, है कि भगवान है हमारी। द टाइप ऑफ कल्टिवेशन प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइब्स इन द फॉरेस्टेड एरियाज। फॉरेस्ट के एरियाज में जो कल्टिवेशन प्रैक्टिस हुई वो कौन सी थी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झुम एग्रीकल्चर, है ना। द ट्राइबल पीपल हु वर अगेंस्ट द परमानेंट सेटलमेंट के अगेंस्ट कौन से पीपल थे, संथल्स। समझ आ गया सबको, हाँ। तो इतना तो हो गया, क्वेश्चन सर मैंने आपको सारे समझा ही दिए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम कुछ और पढ़ लेंगे। अगर आपको ऐसे पूरे साल के सिलेबस को समझना है, जो करना है, बल्कि मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाके सब कुछ देख सकते हो, पूरा चैप्टर समझ सकते हो मेरी जुबानी, है ना। तो अगर आपको पूरे साल का सिलेबस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको आराम से पढ़ने में हेल्प हो पूरे साल। ये मैं एसएसटी की फुटप्रिंट्स बुक और साइंस की साइंस मिशन बुक को पढ़ाता हूँ। अगर आपका सिर्फ फुटप्रिंट बुक है तो फुटप्रिंट बुक का पढ़ लेना, साइंस मिशन बुक है तो साइंस मिशन बुक का पढ़ लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ते रहो, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना। तो टाटा बाय बाय, सी यू।